हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग, मेरे प्यारे देश के वीर जवानों। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूं व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, जैसा कि हमने पहली क्लासेस में डिस्कस किया था, लेक्चर 1 में मैंने आप लोगों को सिखाया था साइन कन्वेंशन, कि हमने साइन कन्वेंशन कैसे यूज करने हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, रेसिस्टेंस के लिए और वोल्टेज के लिए। फिर हमने अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो आज की क्लास में जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनको मेरा सजेशन है कि व्हीटस्टोन ब्रिज डायरेक्टली पढ़ने से पहले एक बार मेरा लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जरूर चेक करें, क्योंकि हमें किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करना आ गया, लूप अप्लाई करना आ गया, तो उसके बाद हम व्हीटस्टोन ब्रिज आसानी से कर पाएंगे। मैं एक बात और बताना चाहूंगा आप लोगों को कि व्हीटस्टोन ब्रिज एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो और भी ज्यादा, क्योंकि बोर्ड में इसका डेरिवेशन आता है। ठीक है, तो मैंने आपको उसका डेरिवेशन भी कराना है। फिर मैं इसके बाद कुछ क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा आपके साथ। जैसे कि ब्रिज हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होगा, एक अनबैलेंस होगा, दोनों ही मैंने डिस्कस करने। तो ज्यादा टाइम ना लगाते हुए स्टार्ट करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। जैसा कि मैंने यहाँ पे पहले से लिख के रखा हुआ है, क्या काम करता है, कहाँ पे इसका प्रैक्टिकल यूज है, वो भी सारी की सारी बातें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। बट फिलहाल कुछ एक दो पॉइंट लिख देता हूं मैं यहाँ पे, थियोरेटिकल पॉइंट, क्योंकि हमारे साथ कुछ बोर्ड वाले बच्चे भी जुड़े हुए हैं जिनके +2 के बोर्ड्स एग्जाम्स हैं। वो मैंने बताया भी था आप लोगों को कि मैं अपने लेक्चर्स में बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी पार्ट इंक्लूड करूंगा, प्लस कंपटीशन वाला पार्ट भी रहेगा। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे हम और आगे फिर लेवल को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज काम क्या करता है, जैसे इसको नाम दिया गया व्हीटस्टोन ब्रिज, तो हम बोल सकते हैं इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 resistances. It is an arrangement of 4 resistances in the form of a bridge. In the form of a bridge. तो जैसे कि इसका नाम दिया गया है यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज, उसी तरीके से इसको डिफाइन भी किया जाता है। It is an arrangement of 4 resistances in the form of a bridge. अब किस तरह से अरेंजमेंट बनाएंगे वो भी मैं ड्रॉ करूंगा। यूज किस लिए करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहां पे क्या होगा, इट इज यूज्ड टू फाइंड वन अननोन रेसिस्टेंस। इट इज यूज्ड टू फाइंड वन अननोन रेसिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ it is used to find one unknown resistance in the form of other 3 known resistance, other 3 known resistances। ठीक है, ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है। क्या है हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज, ये एक ब्रिज की फॉर्म में यहाँ पे 4 रेसिस्टेंस यूज होंगे। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है कि 4 रेसिस्टेंस जो हम यूज कर रहे हैं, किस लिए यूज कर रहे हैं, क्या यूज होगा उनका, क्या किस काम आएंगे हमारे वो। तो सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है, इट इज यूज्ड टू फाइंड वन अननोन रेसिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ अदर 3 नोन रेसिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 रेसिस्टेंस होंगे हमारे पास, 4 में से 3 हमें पता होंगे और 1 हमने कैलकुलेट करना होगा। अब बात ये आती है कि सर ऐसी सिचुएशन कहां पड़ेगी हमारे पास, ऐसी प्रैक्टिकल सिचुएशन हमें कहां देखने को मिलेगी करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, जहां पे हम इसका प्रैक्टिकल यूज करेंगे। प्रैक्टिकल यूज क्या होगा, यूज टू फाइंड वन अननोन रेसिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ अदर 3। ऐसी सिचुएशन कहां पे बनेगी, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में लास्ट में हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे हमारे सिलेबस में। इंस्ट्रूमेंट्स में एक मीटर ब्रिज है, दूसरा है पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर तो अभी सिलेबस से हमारे हट चुका है, ठीक है, कंपटीशन से भी हट चुका है, एनसीईआरटी से हट चुका है। तो हमने डिस्कस करना है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज में क्या होता है कि जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं थोड़ा आइडिया दूंगा, थोड़ा पीछे लेके जाता हूं आपको। रेसिस्टेंस के बारे में सब लोग जानते हैं कि रेसिस्टेंस नाम की चीज क्या है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। रेसिस्टेंस मतलब कि कोई अपोजिशन है किसी चीज के लिए। किसी चीज का मतलब मैकेनिक्स की बात करेंगे तो ये फ्रिक्शन हो जाएगा। अगर हम बात करें करंट इलेक्ट्रिसिटी की, तो यहाँ पे तो हम फ्रिक्शन नहीं बोलेंगे। यहाँ पे रेसिस्टेंस का मतलब फिर क्या हुआ है, बात आती है कि यहाँ पे रेसिस्टेंस का मीनिंग क्या हुआ। रेसिस्टेंस का मीनिंग होता है कि कोई भी अगर हमने कंडक्टर यूज किया, उसके अंदर एक इनबिल्ट प्रॉपर्टी आ जाएगी जो करंट के फ्लो को अपोज करेगी, चाहे वो कंडक्टर हो, सेमीकंडक्टर हो, इंसुलेटर हो। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। तो रेसिस्टेंस क्या करता है, करंट के फ्लो को क्या करेगा भाई, करंट के फ्लो को अपोज करेगा। साथ ही साथ हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि करंट को अपोज करेगा, भाई हमने समझ लिया कि इट अपोजेस करंट को अपोज करता है। ठीक है, एक बात मैं और बताना चाहूंगा, ये आपने +1 में पढ़ा होगा फ्रिक्शन वाले चैप्टर में। जैसे कि हम बोलते हैं कि फ्रिक्शन को, और ट्रू भी है ये बात, फ्रिक्शन को हम सिर्फ
मिनिमाइज कर सकते हैं, एलिमिनेट नहीं कर सकते। वी कैन ओनली रिड्यूस द फ्रिक्शन, वी कैन नॉट एलिमिनेट इट। सिमिलरली जो रेसिस्टेंस होगा किसी भी कंडक्टर के अंदर, उसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, सिर्फ रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर्स, नाम से पता चल रहा है सुपर पावर के साथ आए हैं कंडक्टर्स, जिसमें करंट बहुत तेजी के साथ और बहुत ज्यादा अमाउंट में फ्लो करेगी। सुपर कंडक्टर्स में हम ऐसा मानते हैं कि रेसिस्टेंस 0 है, बट उसमें भी रेसिस्टेंस की कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होगी। तो अब मैं बात आ रही है कि मैं रेसिस्टेंस पे क्यों लेके गया आप लोगों को। जो मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट बताया मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज का यूज होता है टू फाइंड एन अननोन रेसिस्टेंस। जैसे होगा क्या, आप लोग सब जानते हैं कि मान लो मार्केट में वायर खरीदने जाते हैं, कंडक्टर मतलब वायर की बात कर रहे हैं, वायर खरीदने जाते हैं, तो आप देखोगे कि हर एक वायर का प्राइस सेम नहीं है मटेरियल के हिसाब से। जैसे एल्यूमिनियम का वायर लोगे, कॉपर लोगे, सिल्वर लोगे, अलग अलग प्राइस होता है। कारण क्या है, सबकी कंडक्टिविटी अलग अलग है, क्योंकि सबका रेसिस्टेंस अलग अलग है। अच्छा कंडक्टर हम किसको मानेंगे, जिसका रेसिस्टेंस कम होगा, क्योंकि रेसिस्टेंस कम होगा तो करंट बहुत ज्यादा फ्लो करेगी। अब बात यहाँ ये आती है कि मान लो हमने कोई हमारे पास कोई कंडक्टर है, कोई मटेरियल है जो हमें नोन है कि भाई उसका क्या एरिया है, क्या डेंसिटी है, क्या क्या पैरामीटर्स हैं उसके, वो सब हमें पता है, हमें रेसिस्टेंस नहीं पता। तो रेसिस्टेंस कैसे पता लगाएं किसी कंडक्टर का। अब ऐसा तो है नहीं हम राम के भाई भगवान को फोन लगाएंगे, हमने मेटेरियल का एक वायर बनाया कि बताओ हे प्रभु क्या रेसिस्टेंस है इस कंडक्टर का, वैसे पॉसिबल नहीं है ना। तो कोई भी नॉन मटेरियल का अगर हमें रेसिस्टेंस पता करना है तो उसके लिए हम मीटर ब्रिज एक यूज करते हैं जो आपको फिजिक्स जो +2 में पढ़ रहे हैं अभी पास कर चुके हैं, उन्होंने लेबोरेटरी में देखा भी होगा, एक्सपेरिमेंट भी किया होगा ये। तो किसी नॉन मटेरियल का अननोन रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये हुई इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अब बात आती है कि दिखता कैसे है, काम कैसे करता है, इसके डेरिवेशन वाले पार्ट पे हम जाएंगे। तो पहले मैं आपको इसका डायग्राम बता दूं। जो डायग्राम होगा इसका, थोड़ा ड्राइंग पे नहीं जाना आप लोगों ने, भावनाओं को समझना है। ड्राइंग आप लोगों को पता ही है मेरी थोड़ा ज़्यादा ही खूबसूरत है कुछ, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि एक ज़्यादा गंदा डायग्राम ना बने, ठीक है। इस टाइप में ये अरेंजमेंट होगी हमारे पास। ये वाला जो रेसिस्टेंस होगा इसको P बोलते हैं, इसको Q बोलेंगे। ये हमारे पास R हो गया, और ये वाला रेसिस्टेंस हो गया हमारे पास S। ये हुआ S रेसिस्टेंस, ठीक है। इसके बीच में एक की लगी होगी, की मीन स्विच जैसा हो गया ऑन ऑफ करने के लिए सर्किट को। और यहाँ पे एक होगा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में इस तरीके से सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आप लोगों ने ध्यान रखना है कि G स्टैंड फॉर गैल्वेनोमीटर है। G गैल्वेनोमीटर का सिंबल भी है, साथ ही साथ जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो G को मैं एज ए रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर भी यूज करूंगा, ठीक है। सो इस तरह की अरेंजमेंट होती है हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज, जहां पे एक T Q R S पॉइंट्स की मार्किंग कर लेंगे। ये वाला नोड हमारे पास A है, ये हुआ B, और सॉरी यहाँ पे मार्क करते हैं इसको, ये A B C एंड ये हो गया हमारे पास D। इस तरीके से हमारे पास अरेंजमेंट होगी। साथ ही साथ हम इसमें बैटरी भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने क्या किया, एक बैटरी कनेक्ट कर दी। तो बैटरी कनेक्ट की हमने, तो एक हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ पे मैंने पोटेंशियल मान लिया है V। इस तरह की हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज की अरेंजमेंट होती है, ठीक है। मेनली जो हमारे सिलेबस में है वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो हमने जो डिस्कस करना है यहाँ पे, हमारे पास जो फर्स्ट टाइप इसकी आ जाएगी वो आ जाएगी बैलेंस्ड। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज भी बोलता है, मान लो बोर्ड एग्जाम में आता है ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज, आपने बैलेंस ही लेके चलना है जब तक स्पेशली अनबैलेंस ना बोले, ठीक है। सो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हमने डिस्कस करना है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अब बात आती है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब क्या हुआ, बैलेंस कंडीशन हम कब बोलेंगे। यहां पे क्या होता है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बनाने के लिए हम क्या करते हैं, रेसिस्टेंस की वैल्यू, जो रेसिस्टेंसेस है P Q R S, अरेंजमेंट की वैल्यू इस तरीके से पिक की जाती है कि अंडर बैलेंस कंडीशन, अंडर बैलेंस्ड कंडीशन, मैं लिखूंगा अंडर बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट D। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। याद रखना व्हीटस्टोन ब्रिज के डेरिवेशन में जो भी कुछ मैं कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स लिखाऊंगा, ये कंपटीशन में MCQ बन सकते हैं, असर्शन रीजन भी बन सकते हैं विद डायग्राम, ठीक है। तो यहां पे क्या बोला मैंने, बैलेंस ब्रिज में क्या होगा, पॉइंट B और पॉइंट D का पोटेंशियल इक्वल होगा। अब इस पोटेंशियल को इक्वल होने का क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका क्या क्या इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे पहले एक चीज बता दूं आपको, गैल्वेनोमीटर वाला पार्ट मैंने पढ़ाया नहीं है, ठीक है, तो आई होप कि थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया होगा। गैल्वेनोमीटर का पर्पज होता है, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट स्मॉल करंट्स, और अगर हमें लार्ज करंट्स मेजर करनी है, करंट को मेजरमेंट करनी है कि कितने एम्पियर की करंट है, उसके लिए हम अमीटर यूज करते हैं।
बट गैल्वेनोमीटर का पर्पज होता है जस्ट टू डिटेक्ट द करंट, ये सर्किट में करंट है या नहीं है। आप लोगों को पता होगा कि गैल्वेनोमीटर के अंदर जो करंट फ्लो करती है वो करंट होती है I सफिक्स G। इस करंट का आपने याद रखना है। मैं थोड़ा स्विच को नीचे करता हूं ताकि अच्छे से बच्चों को विजिबल हो जाए। ये मेरे पास स्विच लगा दिया K और करंट हो गया मेरे पास I सफिक्स G। I सफिक्स G, IG करंट को बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इन गैल्वेनोमीटर, मतलब आप कहीं पे भी गैल्वेनोमीटर का डायग्राम अगर देखेंगे तो उसमें करंट IG ही पास करेगी। चलो ठीक है, ये डायग्राम मैंने बनाया, वापस से आते हैं। बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, B और D पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होगा। अब जब B और D पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा। तो मैं पहले थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, +1 वाले पार्ट से, क्योंकि उसकी आप एक्सपेरिमेंट भी अभी भी इवन आप घर पे बैठे हैं तो करके देख सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि मान लो हमारे पास 2 बॉडी है, उसमें जो हीट का फ्लो होता है, हीट का फ्लो होता है हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ये बात सब लोग जानते हैं, हाई टेम्परेचर टू लो। मान लो एक ये मार्कर है, इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, डस्टर का है 20, दोनों को कॉन्टेक्ट में लेके आऊंगा तो मार्कर से डस्टर के अंदर हीट फ्लो होगी। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि मान लो हमें कहीं जल्दी है बहुत जाने की, बच्चे हैं स्कूल जाना है, दूध पी रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, ग्लास में हॉट मिल्क रखा और फिर उसको क्या करते हैं, बाल्टी के अंदर रखते हैं पानी। ऐसा नहीं कि दूध को डाल देना बाल्टी के अंदर, है ना, ग्लास के साथ हम क्या करेंगे, उसको ग्लास के साथ हम क्या करेंगे, जो मिल्क है बाल्टी के अंदर रखेंगे और पानी डाल के रखेंगे उसके अंदर। तो होता क्या है, ग्लास से हीट कहां पे चली जाती है, मिल्क से हीट कहां पे चली जाती है, पानी के अंदर। हम देखते हैं कुछ टाइम बाद क्या होगा, जो मिल्क है वो ठंडा हो जाएगा, है ना। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि हीट का फ्लो। या मैं तो आसान भाषा में बोलूंगा कि दुनिया में जो मेनली हम चीजें डिस्कस करते हैं, चाहे वो एयर का फ्लो है, वाटर का फ्लो है, हीट का फ्लो है, चार्ज का फ्लो है, वो हमेशा हाई टू लो होगा। आप लोगों ने ये बात ध्यान रखनी है, फ्लो जो होगा वो हाई टू लो होगा। हाई टू लो का मतलब क्या हुआ, हीट का टेम्परेचर जो होगा, सॉरी जो हीट का फ्लो होगा वो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर जाएगा। एयर का फ्लो जो होगा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होगा। वाटर का फ्लो भी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होगा। वाटर आप देख सकते हैं कि जैसे हम जूस पीने जाते हैं, है ना, मान लो हम किसी शॉप पे गए, जूस पीने गए, तो कोरोना के टाइम पे तो बहुत ज्यादा ये चीज फॉलो हुई थी कि स्ट्रॉ यूज करनी है भाई, कोरोना ना फैल जाए। कोरोना का एकदम धमाके वाला डर था, और बात भी सही है, होना भी चाहिए, ठीक है ना। तो जूस जब हम पीते हैं, मान लो हमने ग्लास के अंदर जूस रखा हुआ है, स्ट्रॉ ली, स्ट्रॉ को माउथ में डाला, तो हम क्या बोलते हैं जूस को, हे जूस अंदर आ जाओ। तो ऐसे तो जूस अंदर आएगा नहीं। क्या कैसे आता है, क्या करते हैं हम, जब स्ट्रॉ को माउथ में डालते हैं तो अंदर की साइड सांस, हम अपनी सांसें खींचते हैं, ऊपर की साइड को हम सांसें खींचें। उससे क्या होगा, माउथ में सक्शन क्रिएट होगा। सक्शन का मतलब होता है लो प्रेशर जोन। जब हम माउथ से अंदर की साइड सांसें लेंगे तो माउथ में लो प्रेशर जो क्रिएट हो जाएगा, और जो जूस का प्रेशर है वो हाई हो जाएगा एज कंपेयर टू माउथ का प्रेशर जो होगा। तो इसलिए फिर जो जूस का फ्लो है वो कहां से कहां हो जाएगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तभी तो जूस पीते हैं। वैसे ही मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, हीट का मैंने एग्जांपल दिया, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, मैंने आपको एग्जांपल दिया लिक्विड और एयर के फ्लो का। अब यहाँ पे आती है बात पोटेंशियल की। पोटेंशियल में आपने ध्यान रखना है, ये जाने ना अनजाने में आप लोग सब जानते हैं बट समझ नहीं पाते कुछ लोग इस चीज को। चार्ज का जो फ्लो होगा या करंट का फ्लो होगा, तो चार्ज बोल रहा हूं तो मतलब करंट का ही फ्लो है, बिकॉज करंट की बेसिक डेफिनेशन सभी को पता है। करंट क्या होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। तो मैं बोल रहा हूं अगर चार्ज फ्लो कर रहा है मतलब करंट फ्लो कर रही है। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यहाँ पे कि जो चार्ज का भी फ्लो होगा वो भी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दूं कि मेरे पास कोई 20 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पे कोई 10 वोल्ट की बैटरी है, मैंने दोनों का आपस में कनेक्शन कर दिया। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है कि यहाँ पे जो चार्ज का फ्लो होगा वो कहां से कहां जाएगा, 20 वोल्ट से 10 वोल्ट। हाँ है ना, एग्री कर रहे हैं सब लोग इस बात से। भाई जो चार्ज का फ्लो हाई टेम्परेचर टू सॉरी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होगा। और आजकल लोग जानते हैं भी कि आजकल तो मोबाइल टू मोबाइल भी चार्जिंग चली हुई है। मान लो कोई मोबाइल है वो 80% 90% चार्ज है, दूसरा मोबाइल 10% चार्ज है, तो चार्ज का फ्लो अगर आपस में ज्वाइन करेंगे तो चार्ज का फ्लो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाएगा। अब बात यह आती है कि चार्ज का फ्लो कब तक जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा हमारा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया। अब ऐसा तो नहीं है कि मोबाइल डिस्चार्ज होने के बाद हम मोबाइल को फेंक देते हैं, फिर से चार्ज करेंगे उसकी बैटरी को, ठीक है। तो मोबाइल की बैटरी में शो करता है 100%। क्या ऐसा होता है कि कंटिन्यूसली हमने उसको ज्वाइन करके रखा तो 100 से 200% होगी बैटरी, ऐसा तो नहीं होगा। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं बोलेंगे, मैकेनिक्स में एक इक्विलिब्रियम होता है, थर्मोडायनेमिक्स में इक्विलिब्रियम होता है। यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा कि कॉमन पोटेंशियल हो गया है। कॉमन पोटेंशियल का मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जब चार्ज फ्लो करेगा वो तब तक करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। इसका मतलब क्या है, फिर से बताता हूं आसान एग्जांपल से। 20 वोल्ट की बैटरी, 10 वोल्ट की बैटरी, मैंने बोला कि आपस में जब ज्वाइन करेंगे तो चार्ज का फ्लो जाएगा 20 से 10 में।
अगर मैं यहाँ पे दोबारा दूसरा केस लेके चलता हूँ, एक 20 वोल्ट की बैटरी है, दूसरे भी 20 वोल्ट का हमारे पास है, दोनों का आपस में कनेक्शन कर दिया, यहाँ पे चार्ज का फ्लो क्या हो जाएगा, 0। इट मींस जब 2 पॉइंट का पोटेंशियल बराबर हो जाता है तो वहां पे करंट फ्लो नहीं करेगी, चार्ज फ्लो नहीं करेगा, चार्ज मूव नहीं करेगा। वही हमें यहाँ पे देखने को मिलता है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की मैंने कंडीशन क्या बताई, अंडर बैलेंस कंडीशन पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट डी। अब जब बी और डी पॉइंट का पोटेंशियल बराबर हो गया है, देयरफॉर देयर इज नो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की करंट हमारे पास क्या हो गई, 0 हो गई। ये हमारे पास है कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस कंडीशन, बी और डी पॉइंट का पोटेंशियल बराबर हुआ तो उसकी वजह से हमारे पास क्या हुआ कि जो हमारे पास फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट थी, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, वो हमारे पास क्या हो गई, 0 हो गई। अब 0 हो गई, 0 होने के बाद पहले मैं आपको डायरेक्ट एक्सप्रेशन बता देता हूं कि एक्सप्रेशन क्या आता है हमारे पास, फिर हम उसका डेरिवेशन करेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है। सो अंडर बैलेंस कंडीशन जब हम ये कंडीशन पुट करते हैं तो फाइनली हमारे पास यहाँ पे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का एक फॉर्मूला निकल के आता है, P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस। बहुत सारे लोगों ने अगर खुद से पढ़ा हो या स्कूल में पढ़ाया गया हो तो याद होगा, P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस। ये कंडीशन हमने ड्राइव करनी है। अब ये कंडीशन हमारे पास कैसे आएगी, इस कंडीशन के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास बैलेंस कंडीशन सर्किट की कंडीशन गिवन है उसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लूप अप्लाई करेंगे, करंट की मार्किंग करेंगे, लूप अप्लाई करेंगे, 2 इक्वेशन बनेगी। देखो मैं पहले बता रहा हूँ आपको, पहले बताने का पर्पस क्या है कि मैं आप लोगों को पढ़ाने आया हूँ, खुद को पढ़ाने तो आया नहीं हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ आप लोगों के माइंड में भी पहले से क्लियर हो, ऐसा ना लगे कि मैं बताए जा रहा हूँ आप भी सस्पेंस में कि मास्टर पता नहीं क्या करने वाला है, ठीक है ना। ऐसा लगना चाहिए कि मास्टर पता नहीं क्या करने वाला है। तो मैं सस्पेंस पहले ही क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को कि सबसे पहले मैं करंट की मार्किंग करूंगा सभी ब्रांच में, केवीएल अप्लाई करके 2 इक्वेशन ड्राइव करूंगा, उसमें कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज अप्लाई करूंगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको समझना है और बोर्ड में आता है तो आपने फटाफट इसको लपेट देना है, ठीक है। तो मार्किंग करते हैं करंट की। तो सपोज यहां से हमारे पास करंट आई, कैपिटल आई, हाई पोटेंशियल करंट। जब यहां पे आई तो करंट के पास 2 रास्ते जाने के, ऊपर की साइड मैंने करंट मान ली I1 और यहाँ पे मेरे पास करंट मैंने मान ली I2, ठीक है। अब इस नोड पे देखते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, KCL डायरेक्टली अप्लाई करूंगा, जो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आप लोग आसानी से समझ सकते हैं, मुझे बार बार अलग से बताने की शायद जरूरत नहीं है। तो जब I1 करंट मेरे पास यहाँ पे पहुंच रही है, I1 का IG देखो, I1 करंट पहुंची यहाँ पे, I1 का IG पार्ट इधर चला गया, तो इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग करंट जब आप KCL अप्लाई करेंगे तो इस ब्रांच में मेरे पास करंट आएगी I1 माइनस IG, I1 माइनस IG करंट आ गई मेरे पास। अब यहाँ की बात करते हैं, ऊपर से करंट आ रही है IG, यहाँ पे करंट कितनी पहुंची जी, यहाँ पे पहुंच गई जी करंट IG, और यहाँ पे करंट पहुंच गई I2। बार बार मार्क कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, विजिबल हो क्लियरली, ठीक है। IG करंट इधर से आई, I2 करंट इधर से आई, तो यहाँ पे मेरे पास करंट कितनी चलेगी, I2 प्लस IG। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ABCDA जो मेरे पास ये लूप था, इनमें मैंने सभी में करंट के डायरेक्शंस मार्क कर दिए, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब बस हमने लूप अप्लाई करना है इसमें, और लूप तो अब हमारे बाएं हाथ का खेल है। जो लोग मेरे स्टार्टिंग के लेक्चर्स देख चुके हैं, लूप में कुछ भी नहीं है, देखो कैसे फटाफट हम अप्लाई करेंगे, सोल्व करेंगे। लूप पहले मैंने डायरेक्शन ये ले ली क्लॉकवाइज, लूप 1 ऐसे, ठीक है। दूसरे में भी सेम डायरेक्शन लेके चल रहा हूँ। भाई डायग्राम को देख के मत घबराना कि मास्टर ने पता नहीं क्या खिचड़ी पका दी है, यहाँ पे फोकस करना समझने पे। अगर आप समझोगे तो मैं एक बात बोल देता हूँ आपको स्टार्टिंग में ही, समझी हुई बातें लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगी आपको, और जो लोग रट्टा लगाएंगे उनको फिर एग्जाम की रात भयानक रात होगी उनके लिए, ठीक है ना, बार बार भूल जाते हैं। तो डायग्राम को देख के नहीं डरना, आप लोगों ने बातें समझनी है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अप्लाइंग, आई होप कि यहाँ पे दिख रहा हो, ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी को। अप्लाइंग KVL इन लूप 1, कोशिश करूंगा कि मैं इतने पोर्शन में ही इसको ड्राइव कर दूं। अगर नहीं पॉसिबल हुआ तो मैं थोड़ी देर के लिए हट जाऊंगा यहाँ से, आप लोग पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, और फिर मैं आगे इसको मिटा के दोबारा आगे का पार्ट प्रोसीड करूंगा, आगे सोल्व करूंगा इसको। सो अप्लाइंग KVL इन लूप 1, KVL अप्लाई करते हैं। जो लोग डायरेक्टली नए जुड़े हैं मैं या पुराने भी हैं, मैं फिर से रिकॉल करा देता हूँ एक बार दोनों साइन कन्वेंशन। पहला साइन कन्वेंशन कि बैटरी के अगर पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलेंगे बैटरी को पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव से बाहर निकलेंगे नेगेटिव लेंगे। अच्छी बात है कि इस पोर्शन में बैटरी की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर हमारी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम है तो वोल्टेज ड्रॉप नेगेटिव होगा, हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो वोल्टेज ड्रॉप पॉजिटिव होगा। तो अब मैं डायरेक्ट इसको यूज करूंगा, बार बार मैं साइन कन्वेंशन रिकॉल नहीं कराऊंगा,
और जिसको दिक्कत है वो बच्चा मेरे जो लेक्चर 1 और 2 है उनको देख सकता है। ठीक है, अप्लाई करते हैं, इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, पी से। तो देखो हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, सो माइनस आई आर माइनस आई वन इंटू पी। ठीक है, आई वन इंटू पी। फिर हमारे इस ब्रांच में मैंने आपको बताया था कि मैंने आई वन से स्टार्ट किया, पी पॉइंट से, सो आई आर रेसिस्टेंस होता है। आर की जगह देखो रेसिस्टेंस यहाँ पे पी क्यू आर एस है, याद रखना पी क्यू आर एस यहाँ पे क्या है, रेसिस्टेंस है। ओके सो मैंने पी से स्टार्ट किया, माइनस आई वन पी आ गया मेरे पास। अब मैं मिड वाली ब्रांच में आया, हमें पता है जिस ब्रांच में जो करंट होती है वही करंट हमने लेनी है, तो मिड वाली ब्रांच में करंट आई जी है, और जी मैंने बताया कि गैल्वेनोमीटर का सिंबल भी है, साथ ही साथ यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस भी हम यूज करेंगे। ठीक है, अभी मैं जीरो नहीं ले रहा हूं, अभी मैं ये मान के चल रहा हूं कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, बाद में फिर मैं कंडीशन अप्लाई करूंगा। ठीक है, सो माइनस आई वन जी, ये हो जाएगा माइनस आई जी इंटू जी। अब बात आती है सर ये माइनस क्यों आया, क्योंकि हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है। ठीक है, हम पहुंचे अब किसके पास, रेसिस्टेंस आर के पास। जब हम ऐसे घूम के आ रहे हैं तो आप लोग देखेंगे हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है। I2 करंट नीचे आ रही है और हम लोग ऊपर जा रहे हैं, ध्यान से देखें आप लोग, I2 करंट नीचे आ रही है, हम लोग ऊपर जा रहे हैं, तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा प्लस I2 इंटू आर इक्वल टू जीरो। I2 इंटू आर इक्वल टू जीरो, मेरे पास इक्वेशन आ गई, फटाफट से मैं रिकॉल करा देता हूं उसको। माइनस आई वन पी, क्योंकि हमारी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन हमारी और करंट की सेम है तो माइनस में आ गया। यहाँ पे हमारी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम है तो आई आर मीन्स माइनस आई जी इंटू जी। और आप देखेंगे जब इस साइड को हम आए तो हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, सो आई टू इंटू आर प्लस में आएगा, प्लस में आया इक्वल टू जीरो। अगर मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, और मैं इसको लिख सकता हूं माइनस आई वन, या एक काम करते हैं अभी हम इसको ऐसे ऐसे रखते हैं इक्वेशन 1 करके, सॉरी इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ज्यादा टेंशन क्यों लेनी, जब कंडीशन अप्लाई करेंगे अब आसानी से इजी हो जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि मेरे पास स्पेस कम है तो थोड़ा इसी के हिसाब से हम एडजस्ट करेंगे। ये इक्वेशन हमने समझ ली, ठीक है। अब हम अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग केवीएल, केवीएल मींस किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप 2। ठीक है बच्चा पार्टी, ध्यान से देखेंगे। अब लूप 2 में हम केवीएल अप्लाई करने जा रहे हैं, लूप 2 में केवीएल अप्लाई करेंगे। मैं बता देता हूं, क्यों रेसिस्टेंस से मैं स्टार्ट करूंगा, ऐसे घूमूंगा क्लॉकवाइज। मैंने आपको बताया भी है पहले भी कि अगर आप लूप की डायरेक्शन चेंज कर दोगे आंसर तब भी सेम आएगा, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। बट मैं यहाँ पे डायरेक्शन क्या लेके चल रहा हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्शन लेके चल रहा हूँ कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो हम इसके पास पहुंचे, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस आई आर आई वन माइनस आई जी इंटू क्यू, क्योंकि यहाँ पे करंट थी आई वन माइनस आई जी, हमारी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम है तो माइनस में आ गया। फिर हम पहुंचे एस रेसिस्टेंस के पास। आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, हम क्लॉकवाइज लूप में नीचे की साइड आ रहे हैं और I2 प्लस आई जी करंट किधर जा रही है, ऊपर की साइड। ध्यान से देखेंगे इस चीज को बच्चा पार्टी, हम आ रहे हैं नीचे की साइड, करंट जा रही है ऊपर की साइड, सो पॉजिटिव मिलेंगे वोल्टेज ड्रॉप। सो प्लस आई आर में क्या आएगा, I2 प्लस आई जी इंटू एस। अगर लिखा हुआ थोड़ा विजिबल ना हो तो मैं बोल भी रहा हूं, सुनते भी रहना आप लोगों ने, I2 प्लस आई जी इंटू एस, I2 प्लस आई जी करंट की। फिर हम पहुंचे गैल्वेनोमीटर के पास, गैल्वेनोमीटर में भी सेम सिचुएशन आ रही है हमारे सामने, हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, करंट नीचे की साइड आ रही है और हम लोग ऊपर की साइड जा रहे हैं, तो वोल्टेज ड्रॉप फिर से पॉजिटिव आएगा, प्लस आई जी इंटू जी इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन 3। तो 3 इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं। अब देखो हम इनको किस किस तरीके से हम फर्दर सोल्व कर सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, अप्लाइंग कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज इन इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट, यहां पे मैं लिखूंगा अब अप्लाई, क्या कंडीशन अप्लाई करनी है हमने, आई जी की वैल्यू 0 पुट कर दो दोनों इक्वेशन में, दोनों सिंप्लीफाई हो जाएंगे। सो मैं लिखूंगा यहाँ पे अप्लाइंग कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, दिखाई दे रहा है सभी को, ठीक है। अप्लाइंग कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज इन इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं डायरेक्ट मॉडिफाई करके लिखूंगा। मैंने कंडीशन क्या है हमारे पास, कंडीशन है आई जी इक्वल टू 0। अब ये आई जी 0 पुट करना है यहाँ पे, तो ये इक्वेशन मेरे पास क्या बन जाएगी, माइनस आई वन इंटू पी, ये वाला पार्ट हो गया मेरे पास 0, माइनस 0 हो गया, ठीक है, प्लस I2 इंटू आर इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एक्सप्रेशन। इसको अगर मैं फर्दर इजी करके लिखूं तो हो जाएगा
I1P इज इक्वल टू I2 इंटू आर। इसको मैंने इक्वेशन 4 मान लिया। आप लोग बोलोगे सर आपने इक्वेशन का जंजाल बना दिया। ये आप लोगों के लिए बनाया ताकि हम केयरफुली और बड़े अच्छे से इसको देख पाए, हमें कोई दिक्कत ना आए। मैंने क्या किया, बस इक्वेशन 2 में IG की वैल्यू को 0 पुट कर दिया। अब बात आती है सर ये अचानक से ये कैसे आया, IP को इस साइड लेके जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, तो या मैं बोलूंगा I2R को उधर लेके जाऊंगा, ये माइनस में आएगा तो माइनस माइनस कैंसिल, इक्वेशन बन जाएगी I1P इक्वल टू I2R। ये तो बहुत आसान सी कैलकुलेशन है। आई होप के सभी को समझ में आई होगी। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन अगर 2 को मैं देखूं, टू इक्वेशन मेरे पास क्या बनेगी, सॉरी थर्ड, 2 तो हमारे पास हो गया, माइनस I1 माइनस I2G, तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस I1Q, या मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 से अब हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ रहा है, ठीक है विजिबल है, 1 और 3 से हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ रहा है, थर्ड इक्वेशन में माइनस I1Q रह जाएगा हमारे पास, माइनस I1 इंटू क्यू। बच्चों इस चीज को ध्यान से समझना, स्पेस की कमी की वजह से मैं बार बार 0 पुट नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे डायरेक्टली हटा दे रहा हूं उसको, IG यहाँ से 0 हो जाएगा, IG हट गया तो माइनस I1 इंटू क्यू रह जाएगा, माइनस I1 इंटू क्यू, यहां से IG हट जाएगा तो I2 इंटू एस रह जाएगा, प्लस I2 इंटू एस। अब यहाँ पे प्लस IG इंटू जी है तो ये प्लस वाला पार्ट टर्म मेरा 0 हो गया, इक्वल टू 0। यहां से अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास आ जाएगा ये I1 इंटू क्यू इक्वल टू I2 इंटू एस, ये मेरे पास आ गई इक्वेशन 5। ये थोड़ा एस मेरा 5 जैसा दिखाई देता है, राइटिंग डिफेक्ट है ना, तो आप लोगों ने इसको समझ लेना है। चलो तो हमारे पास इक्वेशन 4 आ गई, इक्वेशन 5 आ गई, बस आ गई एक्सप्रेशन हमारे, अब कुछ नहीं बचा इसमें। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 4/5 वी गेट, अगर इक्वेशन 4 और 5 को हम डिवाइड करें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 4 का लेफ्ट साइड हमारे पास है I1 इंटू पी, ध्यान से देखेंगे 4 की लेफ्ट साइड I1 बाई पी, 5 की लेफ्ट साइड क्या है I1 इंटू क्यू इज इक्वल टू राइट साइड यहाँ पे I2 इंटू आर, I2 इंटू आर अपॉन 5 की हमारे पास राइट साइड क्या है I2 इंटू एस। तो I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, मेरे पास फाइनली आ गया P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस। मोस्ट अवेटेड हमारे पास एक्सप्रेशन इसका आ चुका है व्हीटस्टोन ब्रिज का। इसको हम बुलाते हैं प्यार से हम बुलाते हैं सो कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, ये हमारे पास आ गई फाइनली। तो ये आपका 2, 3 या 4 नंबर में जो भी है एक्सप्रेशन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय व्हीटस्टोन ब्रिज, ड्राइव एन एक्सप्रेशन ऑफ, ड्राइव द कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन हमारे पास आ गई P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस, और इसको बुलाया जाता है कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अब बात आती है कि क्या सर यहाँ से कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, कुछ ऐसी बातें हैं जो कंपटीशन में बन सकती हैं, बिल्कुल है। ये मेन पॉइंट है कि बैलेंस कंडीशन में होता क्या है। बैलेंस कंडीशन में सबसे पहली बात है कि बी और डी का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। देखो बी डी की जगह कुछ और अल्फाबेट हो सकते हैं, आपने ध्यान रखना है कि जिस मिड ब्रांच में गैल्वेनोमीटर लगा है वहां पे करंट 0 हो जाएगी, गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, तो हमारे पास IG की वैल्यू 0 हो गई, इक्वेशन अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, आप लोग पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, अब बात आती है कि इसका नेक्स्ट पार्ट क्या होगा। हमारे पास ये कंडीशन आ गई, मैंने इसका प्रैक्टिकल यूज आपको क्या बताया, प्रैक्टिकल यूज बताया कि अननोन रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम इसको यूज करेंगे। अब बात आती है कि न्यूमेरिकल इस पे कैसे आते हैं सर। न्यूमेरिकल कुछ और तरीके से आएंगे, इस कंडीशन को अप्लाई करके सर्किट को रीड्रॉ किया जाएगा, फिर हम यहाँ पे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं और करंट निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सर्किट में टोटल करंट पूछता है कभी कभी, और कभी कभी सिर्फ और सिर्फ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पूछेगा। तो वो हम कैसे करेंगे, ये मिटा देता हूं मैं। ठीक है, मैं रीड्रॉ करके बताता हूं सर्किट, सिर्फ इस वाले पार्ट को।
ये जो पार्ट है इसको हम रीड्रॉ करेंगे। अब बात आती है सर कैसे इसको रीड्रॉ करेंगे। रीड्रॉ का मतलब, और यहां पे भी मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा आपको आज, जो आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में याद रखनी है, क्योंकि मैंने आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस वाला पार्ट नहीं बताया अभी, ठीक है ना, वहां पे इस चीज की जरूरत पड़ती है। ए बी सी डी पी क्यू आर एस, इस तरीके से हम रीड्रॉ कर देंगे। अब बात आती है कि सर ऐसे आपने रीड्रॉ किया, इसको आपने सर्किट को इस तरीके से बनाया है, तो ये मिड वाली ब्रांच कहां गई। आप लोगों ने ध्यान रखना है कि कभी भी आपके पास कोई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए सर्किट आए, या कोई ऐसा सर्किट आए जिसमें आपने कुछ कैलकुलेशन करनी है करंट की या पोटेंशियल डिफरेंस की, तो जिस ब्रांच में अगर करंट नहीं है तो याद रखना उसके रेजिस्टेंस को हम इग्नोर कर देते हैं, देयर इज नो यूज। जैसे हम बोलते हैं कि हमारे रूम में 2 बल्ब लगे हैं, एक बल्ब खराब हो गया तो क्या करेंगे, उसको सजा के थोड़ा ना रखेंगे, निकाल के फेंको, नया लेके आओ, ठीक है, क्योंकि वहां पर तो कुछ वर्क हो ही नहीं रहा है, करंट फ्लो ही नहीं हो रही है। तो वैसे ही यहाँ पे होगा, हमें पता चल गया कि बैलेंस कंडीशन में P/Q = R/S, IG करंट 0 है, तो बीच वाले हम इस सर्किट को हटा देंगे। इसको हटाने क्या बेनिफिट मिलेगा, देखो अगर मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे बोलूं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना मुश्किल है, ये आसानी से नहीं निकलेगा। इसमें आपको ओम्स लॉ लगा के लूप वगैरह अप्लाई करके तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। V = IR वाले फॉर्मूले से जो हमारे पास ओम्स लॉ है, R इक्विवेलेंट यहाँ से आएगा V/I, ठीक है ना, करंट निकालनी पड़ेगी सर्किट में। तो यहाँ पे अभी मुश्किल है, क्योंकि आप लोगों को पता है ये पैरेलल, ये दोनों आपस में पैरेलल में है। सीरीज और पैरेलल का आई होप के बेसिक कंसेप्ट सभी को पता हो। जब दो रेजिस्टेंस में करंट डिफरेंट होती है तो वो पैरेलल में होते हैं, करंट सेम होती है तो सीरीज में होते हैं। करंट सेम और डिवाइड कब मानेंगे, वाटर के फ्लो की तरह होती है करंट। अगर करंट को 2 रास्ते 3 रास्ते मिल रहे हैं, करंट डिवाइड हो जाएगी, मतलब पैरेलल। अगर एक ही रास्ता है, करंट सेम है, तो वो हो जाएगा सीरीज। तो आप देखोगे ये दोनों पैरेलल में है, बट इनका इक्विवेलेंट निकाल के अभी भी हम सोल्व नहीं कर सकते। इक्विवेलेंट आएगा R1R2/R1+R2, आप इक्विवेलेंट निकालोगे तो ज्वाइन कैसे करोगे, इसको कैसे अलाइन करोगे इसके साथ, इसको कैसे यूज करोगे इसके साथ। तो इसीलिए यहाँ पे बैलेंस वाली कंडीशन यूज होती है। सर्किट को हम इजीली रीड्रॉ करेंगे। रीड्रॉ का क्या फायदा मिलेगा, ये दोनों सीरीज में हो गए हमारे पास, और ये दोनों रेजिस्टेंस भी क्या हो गए भाई, सीरीज में। अब ये सीरीज में आ गए तो हम क्या कर सकते हैं, इनका फटाफट से इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं इक्विवेलेंट वाला सवाल कराता हूँ, न्यूमेरिकल कराता हूँ आप लोगों को एक, सॉरी एक मिनट, ये मैंने बताया सीरीज, ए पॉइंट था, ये भी सीरीज में था, ठीक है। पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं सर्किट को जो रीड्रॉ किया है। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल करते हैं इस पर बेस्ड। चलो भाई न्यूमेरिकल करें। न्यूमेरिकल कैसे आता है, तो क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। कुछ सवाल में क्या दिया है, फाइंड, मतलब 2 कैलकुलेशन हम यहाँ पे करनी है। फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड करना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, या तो ऐसे बोल सकता है, ये बोल सकता है दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, या बोला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन कोई 2 नोड बता देगा। यहाँ पे मैंने मान लिया, और फॉर एग्जांपल दैट इज, इस केस में मैं लेकर चल रहा हूँ, मैं मार्क करूंगा यहाँ पे RAC, इक्विवेलेंस निकालना है। दूसरे पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, करंट सप्लाइड बाय द बैटरी, ऐसा थोड़ा बेटर रहेगा, करंट सप्लाइड बाय बैटरी, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। डायग्राम बताता हूँ आप लोगों को। तो पहले थोड़ा सेटअप बना लेते हैं इसका, ताकि डायग्राम गंदा ना लगे ज़्यादा। एक रेसिस्टेंस ये हुआ हमारे पास, एक रेसिस्टेंस ये हो गया, एक रेसिस्टेंस इधर हुआ, थोड़े और कांटे लगा देते हैं। रेसिस्टेंस का मतलब ही कांटे है, बड़ा अच्छा सिंबल लिया जिसने भी लिया इसका, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन। ओके ओके, ये मेरे पास हो गया 1 ओम। मान लो ये रेसिस्टेंस, थोड़ा ऐसे लिखते हैं, 1 ओम, 2 ओम, इसको हमने मान लिया 2 ओम, ये हमारे पास रेसिस्टेंस हो गया 4 ओम, और एक बीच में लगा देते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज 5 ओम, ठीक है। इस तरह से लगाने के बाद, और हमने मान लिया कि यहाँ पे जो बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे जो बैटरी लगी हुई है बच्चा पार्टी, वो हमने मान ली बैटरी है 20 वोल्ट की, ठीक है। मैं करंट के साथ आपको बता रहा हूँ। वैसे ज्यादातर क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ इक्विवेलेंट निकालने वाले मिलेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने वाले, बट मैं आपको किसके हिसाब से बता रहा हूँ कि हमने करंट भी निकालनी है, ठीक है। मान लो आई करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। तो AC मैंने मार्क किया, तो इस पॉइंट को मैंने A मान लिया और इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया, C।
तो याद रखना, आप लोगों को वैसे तो डायग्राम से पता चल जाएगा कि एक ब्रिज है, बट ब्रिज को डायरेक्टली सोल्व करने से पहले हम चेक करेंगे कि वो बैलेंस है या नहीं है। तो तरीका क्या है इसको सोल्व करने का, ठीक है, क्या मेथड है। तो सबसे पहले मार्किंग कर देंगे, ये हमारे पास P, ये रेजिस्टेंस Q, ये R, ये S। याद रखना हम पैटर्न चेंज नहीं कर सकते, PQRS, या तो ऐसे लिखो या PQRS, ऐसे भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट क्रॉस नहीं करना PQRS। आप ऐसे करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा सारे का सारा, ठीक है, आंसर आपका सही नहीं आएगा। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि इसी तरीके से PQRS, इस तरीके से मैंने मूव करना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कंडीशन ऑफ बैलेंस। हम चेक करेंगे यहाँ पे, चेक कंडीशन ऑफ बैलेंस। कंडीशन ऑफ बैलेंस चेक करेंगे कि क्या ये सर्किट बैलेंस है नहीं है। P/Q इक्वल टू R/S, हम ये चेक करेंगे। अगर बैलेंस है तो हमने क्या करना, फटाफट इस वाले पार्ट को हम एलिमिनेट कर देंगे और बस इक्विवेलेंट निकाल देंगे। यहाँ पे कैसे निकालेंगे, पहले हम चेक कर लेते हैं। P की जगह है 1/Q हो गया 2 इक्वल टू R क्या हो गया 2/S क्या हो गया 4। सो ये भी आ गया 1/2, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया 1/2 इक्वल टू 1/2। ये तो लिखने की जरूरत भी नहीं थी वैसे अलग से, बट फिर भी मैंने एक नन्हे मुन्ने बच्चे पार्टी की तरह आप लोगों के लिए लिख दिया है। बराबर हो गया, हाफ इक्वल टू हाफ। देयरफॉर गिवन सर्किट इज बैलेंस्ड। ठीक है, बैलेंस हो गया तो मजे लग गए हमारे। बैलेंस हो गया तो हमें क्या पता है कि इस ब्रांच में जो करंट होगी, मान लो I करंट है, तो इस ब्रांच की करंट क्या हो जाएगी 0। अब इस ब्रांच की करंट 0 हो गई तो हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, सो नाउ वी विल रीड्रॉ द सर्किट। रीड्रॉ द सर्किट, सर्किट को हम रीड्रॉ करेंगे, करंट में उस साइड निकाल दो। रीड्रॉ कैसे करेंगे, मिड वाले ब्रांच के रेजिस्टेंस को हटा दो, इस तरीके से मेरे पास सर्किट बन के आ गया है। ठीक है, ये पॉइंट मैंने ए बोला, फर्स्ट पार्ट में सोल्व कर रहा हूं। सर्किट को रीड्रॉ करते टाइम हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल देंगे। तो भाई डायग्राम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना है, फोटो पे ना जाए, भावनाओं को समझे सभी लोग, है ना। सो यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारे पास 1, यहाँ है 2 और यहाँ है 2, यहाँ है 4। तो आप लोग देखेंगे कि वैसे मैंने ये चीज पढ़ाई नहीं है, बट फिर भी तेजी से बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे करंट आई, करंट के पास जाने के दो रास्ते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि हमें पता चले इजीली सीरीज में कौन, पैरेलल में कौन। एक करंट ऊपर जाएगी, एक करंट इस साइड जाएगी। जो करंट ऊपर गई वो दोनों में सेम है, तो जब करंट सेम होती है तो कॉम्बिनेशन सीरीज होगा। यहाँ पे भी इसमें जो करंट है वही 4 वाले में करंट है, करंट सेम होगी। मान लो ये करंट I1 है, दूसरे में करंट I2 है, तो इन दोनों में I2 करंट सेम, दोनों में I1 करंट सेम सीरीज, नीचे वाला भी क्या हो गया सीरीज। और आई होप कि सभी को, अगर मैं यहाँ थोड़ा कॉर्नर में बता दूं आप लोगों को, कि जब दो रेसिस्टेंस हमारे पास या मोर देन 2 रेसिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो इक्विवेलेंट आता है, ऐड कर दो। और साथ ही साथ अगर हमारे पास दो रेसिस्टेंस पैरेलल में है R1 R2, तो उनका इक्विवेलेंट मैं डायरेक्ट लिखता हूँ दो के लिए। मोर देन 2 होगा तो 1/R1 प्लस 1/R2 होगा। यहाँ पे डायरेक्टली मेरे पास आता है, या पूरे अगर आपको करके बताऊं, कुछ नन्हे मुन्ने भी होंगे क्लास में, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। सोल्व करने पे R इक्विवेलेंट यहाँ से आता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये दो फॉर्मूले यहाँ पे यूज होने वाले हैं। ये लो, मैंने ये भी बता दिया आप लोगों को, ये भी बता दिया कि इक्विवेलेंट कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, फिर से अगर आप लोग देखोगे, मैं रीड्रॉ करूंगा अगर सर्किट को, ये पॉइंट A है और यहाँ पे पॉइंट C है, मैं ऐसे बना सकता हूँ उसे, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से क्या होगा 1 + 2, ये हो गया हमारे पास 3 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे भी सीरीज में क्या हो जाएगा 1 + 2, सीरीज में ऐड हो जाता है ना 3 ओम, और वैसे यहाँ पे ऐड हो जाएगा 2 + 4 = 6 ओम। ये तो बिल्कुल आसान है ना, मुझे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो बहुत टाइम जाएगा इसमें, है ना। 2 और 4 सीरीज में, तो सीरीज में ऐड करते हैं, 2 + 4 6 हो गया, ये 1 + 2 3 हो गया, तो 3 इधर 6 इधर। देयरफॉर R इक्विवेलेंट जो मैं निकालूंगा अब, RAC जो पूछा था, मैं अप्लाई करूंगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो यहाँ पे R1 कितना है 3 इंटू R2 है 6 अपॉन 3 + 6। सो RAC मेरे पास आ जाएगा 6 3 18/9 2 ओम। समझे, समझे बच्चा पार्टी। तो हमारे पास यहाँ पे जो RAC जो मेरे पास आ गया है वो आ गया 2 ओम। तो मेरे पास ये पहला आंसर आ गया, फर्स्ट आंसर। अब उसने पूछा कि टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। सो करंट, सेकंड पार्ट,
इन सर्किट, टोटल करंट इन सर्किट, ईच ब्रांच में नहीं निकाल रहा हूँ, ईच ब्रांच के लिए भी हम करंट डिवाइडर रूल लगा के निकाल सकते हैं, इधर कितनी करंट जाएगी, इधर कितनी जाएगी, बट अभी मैं सिर्फ इतना पार्ट कवर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको कॉम्बिनेशन वाला पार्ट अभी नहीं बताया है। जब कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा उसमें मैं आपको एक करंट डिवाइडर रूल बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे करंट क्या जाएगी, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई इक्वल टू वी बाई आर, सभी को पता है वी इक्वल टू आई आर होता है, तो आई क्या आ गया वी बाई आर। अब देखेंगे यहाँ तो सर बहुत सारे रेसिस्टेंस है, कौन सा रेसिस्टेंस यूज करना है, रेसिस्टेंस यूज होता है इक्विवेलेंट। हमेशा याद रखना जब किसी सर्किट के अंदर मान लो बैटरी एक और बहुत सारे रेसिस्टेंस लगे हुए हैं तो टोटल करंट निकालने के लिए हमेशा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस यूज करेंगे। और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, V अपॉन आर ए सी। वोल्टेज कितनी है 20, आर ए सी कितना है 2, 10 एम्पियर। सो हमारे पास करंट आ गई 10 एम्पियर। ये दो आंसर हमारे पास आ गए, ठीक है। तो आई होप के सभी को समझ में आया हो, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, आप लोग पोस्ट करके कॉपी कर लेंगे इसको, ठीक है। ठीक है बच्चा पार्टी, तो एक क्वेश्चन अब हम और सोल्व करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज पे। अभी तक जो हमने किया है, जो अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले कॉपी किया क्वेश्चन, वो बिल्कुल आसान था, बेसिक क्वेश्चन जो व्हीटस्टोन ब्रिज पे मिलेगा। बट कभी कभी आपको फंसाने वाला सवाल वहां पे मिलेगा जो थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, कंपटीशन में आया हुआ भी ऐसा ही, ठीक है। तो वो कौन सा क्वेश्चन होगा, ध्यान से देखेंगे। मान लो सवाल आया फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इस तरीके से आपके पास एक क्वेश्चन आ गया है कि सर्किट में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमने फाइंड करना है, और सर्किट इस तरीके से आया, देखो जरा, मान लो इस टाइप से हमारे पास एक सर्किट आ गया बच्चों, टिपैक छिपैक। तो ये है हमारे पास पॉइंट ए, ये आ गया पॉइंट बी। एज्यूम कर लें कुछ वैल्यूज, मान लो ये 2 ओम, 3 ओम, ये मान लिया 4 ओम, इसको मान लो 6 ओम, इसको मान लो 7 ओम, ठीक है। इस टाइप से हमारे पास मान लो कोई सर्किट आ गया है। तो पहली चीज तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये व्हीटस्टोन ब्रिज कहाँ से है, क्योंकि ब्रिज का मतलब तो लोग दिमाग में रख के बैठेंगे ब्रिज ऐसे ही होगा, ये जरूरी नहीं है। ये एक दूसरा डायग्राम है व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो इसमें क्या होगा, जिन लोगों ने पहले सोल्व किया है इसको तो वो तो कर पाएंगे, और जो बाकी लोग हैं वो फंस जाएंगे। तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको बता रहा हूं कि इस टाइप का सर्किट अगर बना हुआ आता है तो आप लोगों ने याद रखना कि ब्रिज है, कहीं कहीं पे ऊपर कंडक्टिंग वायर होगा, वो ब्रिज नहीं है, उसको हम सोल्व करते हैं इक्विपोटेंशियल टेक्निक से। वो मैं आपको तब बताऊंगा जब कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस वाला पार्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है, जब हम वो वाला लेक्चर लेंगे। अभी आप लोगों ने देखना है कि अगर ऊपर भी रेसिस्टेंस लगे हैं तो एक ब्रिज है, बट ब्रिज बनाए कैसे, पी क्यू आर एस और जी कैसे आइडेंटिफाई करें, सबसे बड़ा टास्क हमारे पास ये आता है। जो मैंने बताया कि जेई में भी रिसेंटली एक क्वेश्चन आया हुआ है वो इसी टाइप का था। तो सबसे बड़ा टास्क है आइडेंटिफाई करना पी क्यू आर और एस। तो इसका मैं एक सिंपल सा मेथड आपको बताऊंगा। आप लोगों ने क्या करना है, जो व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम आपको पता है उसको हम पहले मार्किंग करेंगे। लाइक किस तरीके से होगा, मैंने किस तरीके ये कर लिया, ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया मेरे पास बी। भाई ए बी में इक्विवेलेंट फाइंड करना है, तो मैंने ए और बी कुछ डिस्टेंस पे मार्क कर लिए। अब हमें पता है कि ब्रिज कैसे बनता है, एक ब्रिज शेप में बनेगा, ऐसे ट्राइंगल टाइप में बनेंगे। तो एक पॉइंट ऊपर मैंने सी मार्क कर लिया और एक पॉइंट यहां पे मार्क कर लिया डी। बात समझ में आ रही है। तो ए बी तो पहले से मार्क है, यहाँ पे सी और डी मैंने क्यों मार्क किया, क्योंकि मैंने ऐसे ब्रिज बनाना है, ऐसे, ये हमें इस टाइप में चाहिए, हम इस टाइप में कंफर्टेबल है। हमें इस टाइप से अगर ब्रिज बना हुआ आ गया तो हम इजिली बता सकते हैं कौन पी है, कौन क्यू है, कौन आर है और कौन एस है। तो ए बी पॉइंट मार्क्ड है यहाँ पे पहले से। हमने सी और डी, मैंने बताया कि पहले से आप सेटअप बना लो, ए और बी, ये लास्ट 2 पॉइंट तो पता होंगे हमें, ये लास्ट 2 पॉइंट्स तो पता होंगे, ए पता होगा हमें, बी पता होगा। हमने ए बी को मार्क करके सी और डी अपनी मर्जी से मार्क कर लिया। अब सी यहां पे लेंगे और डी यहां पे लेंगे, ये आपने ध्यान रखना पड़ेगा। सी डी ऐसे भी कर दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट हम प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, ए बी सी डी। तो ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी। तो पहले हमें सर्किट को रीड्रॉ कर रहे हैं। रीड्रॉ क्यों कर रहे हैं, ताकि सर्किट सिंप्लीफाई हो जाए, सिंपल हो जाए, हमें पता चले कि किस तरीके से सोल्व करना है फिर इसको, ठीक है ना। क्योंकि हम इस सर्किट के साथ कंफर्टेबल नहीं है, हमें नहीं पता पी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है, एस क्या है, कैसे मैं चेक करूं कि ब्रिज बैलेंस है नहीं है ना। चलो करते हैं स्टार्ट। अब रेसिस्टेंस कैसे मार्क करेंगे, ए और सी के बीच में देखो क्या रेसिस्टेंस है, ए और सी के बीच में 2 ओम, 2 ओम मार्क कर दिया, ठीक है भाई। अब देखो सी और बी के बीच में क्या है, सी और बी, देखो ये पॉइंट बी है, मतलब ये भी बी है, कंडक्टिंग वायर है कि बी, ये भी बी।
तो सी और बी के बीच में रेसिस्टेंस है हमारे पास 4 ओम, 4 ओम मार्क कर दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे ए और डी के बीच में, ए और डी, ए और डी के बीच में हमारे पास जो रेसिस्टेंस है बच्चा पार्टी वो है 3 ओम। ए और डी के बीच में हमारे पास आ गया 3 ओम। अब क्या बचा हमारे पास, डी और बी, बी और डी के बीच में देखो बीडी, बीडी भाई गलत तरीके से मत लेना उसको बच्चा पार्टी। तो बीडी और डीबी के बीच में है हमारे पास 6 ओम। क्योंकि कुछ लोग बड़े इमोशनल से होते हैं, पता चला बहुत सीरियसली ले गए, ओ भाई आज तो मास्टर ने हमें बीडी के बारे में पढ़ाया। ठीक है, तो इन बुरी आदतों से दूर रहें। जिन लोगों की जी के है ज्यादा समझ रहे होंगे बीडी वाली बात को। सो बी और डी, सॉरी बी और डी के बीच में आ गया 6 ओम। बचा कौन सा, 7। 7 किसके बीच में, सी और डी, सी और डी के बीच में मैंने लगा दिया यहाँ पे 7 ओम। देखो फटाफट से हमारे पास बन गया ना सर्किट आसान। व्हीटस्टोन ब्रिज था ये, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या था ये कि ये WB व्हीटस्टोन ब्रिज, और मैंने इसको आसानी से रीड्रॉ कर दिया। अब तो कुछ नहीं है इसमें, अब मैंने क्या करना है, मैं चेक करूंगा कि ये बैलेंस है या नहीं है। चेक करने के बाद अगर बैलेंस है रीड्रॉ करेंगे, सोल्व कर लेंगे। सो वी विल चेक फॉर बैलेंस। हम किस चीज के लिए चेक करेंगे, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है। वो क्या होता है, P/Q इज इक्वल टू R/S, P/Q इक्वल टू R/S करेंगे। तो ये हमने P मान लिया, ये हमारे पास Q, ये R, ये S, ये सीक्वेंस मैंने फॉलो करने के लिए बोला आपको। सो P की जगह क्या है हमारे पास 2, Q की जगह है 4, R की जगह है 3, S की जगह 6। तो ये आ गया 1/2, ये 1/2। सो 1/2 देखो पहले के जैसे ही। So therefore given bridge is balanced, given bridge is balanced। और जब given bridge balance है तो हम इसको क्या करेंगे बच्चा पार्टी, हम इसको कर देंगे फिर से रीड्रॉ। देखो पैटर्न समझना मैं कैसे बता रहा हूँ, थोड़ा इधर लेके आ गया। रीड्रॉ मतलब इस वाली ब्रांच को हम हटा देंगे। क्यों हटा देंगे, क्योंकि हमें पता है जब P/Q इक्वल टू R/S कंडीशन आती है उस टाइम पे C और D जो मिड वाली ब्रांच है इनका पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और जब पोटेंशियल इक्वल होगा तो इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, वो करंट फ्लो नहीं करेगी। सो देन देयर इज नो यूज ऑफ दैट रेजिस्टेंस। मैं बार बार वही बात बोल रहा हूं कि अगर किसी सर्किट में कोई एक ऐसा रेजिस्टेंस हो जिसमें करंट ने फ्लो नहीं किया है तो उस रेजिस्टेंस को हम हटा सकते हैं, उस ब्रांच को हम हटा सकते हैं। उसको इवन हम इक्विवेलेंट में भी काउंट नहीं करें। कुछ लोग बोलेंगे सर करंट ही तो जीरो ही है, रेजिस्टेंस को तो ले लो भाई, इक्विवेलेंट में नहीं लेंगे, नो यूज। जैसा कि बोला था, घर वाले बोलते हैं ना बेटा पढ़ाई लिखाई कर लो नहीं तो कोई नहीं पूछेगा तुम्हें। तो वही बातें हैं कि भाई पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी अच्छे से भाई। जब यूजलेस इंसानों कौन पसंद करता है, कोई भी नहीं। ठीक है ना, कुछ तो कर्म करना ही पड़ेगा ना भाई। जब इस धरती पे तुमने जन्म लिया है तो कुछ थोड़ा हाथ पैर चलाओ। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर इसमें करंट नहीं है तो रेसिस्टेंस को भी कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, रीड्रॉ करूंगा तो सर्किट आ गया। सॉरी थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। रीड्रॉ कुछ नहीं, बस बीच वाली ब्रांच का है जो हमारे पास बीच वाली ब्रांच है उसको मैंने हटा दिया। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये है 2 ओम, ये है 4 ओम, ये है 3 ओम, ये है 6 ओम। सीरीज, ये भी क्या होगा सीरीज। देखो बार बार लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए सीरीज। अब सीरीज होगी तो नन्हे मुन्ने की तरह मैं ये तो बताऊंगा नहीं कि दोनों को ऐड करेंगे। थोड़ी देर पहले बताया 3 + 6 हो गया 9 ओम। ये भी सीरीज में आया। अब ये भी सीरीज में आया है तो ये हो जाएगा 2 + 4 = 6 ओम। वाओ, ये हुआ 6 ओम और ये हुआ 9 ओम। ठीक है, अब हम इसको फिर से रीड्रॉ करेंगे। सीक्वेंस चलते जा रही है ऐसे। ठीक है भाई, थोड़ा उल्टा चल रहा हूं मैं, तुमने समझने पे फोकस करना है, ये राइटिंग रूटिंग पे नहीं जाना है। चलो ये हमारे पास आ गया भाई, ये पॉइंट A था, ये B था, 2 और 4 6 ओम ये आ गया हमारे पास, 3 और 6 9 ओम आ गया ये। बस ये दोनों कैसे आपस में, दोनों कैसे हैं भाई, दोनों हैं पैरेलल। और जब पैरेलल होंगे तो हम कैसे निकालेंगे R इक्विवेलेंट, R1 R2 अपॉन R1 + R2 जो आ जाएगा 6 × 9 अपॉन 6 + 9। 6 × 9, सबका तरीका अलग अलग है सोल्व करने का, मैं थोड़ा इजी करके लेके चलता हूँ। 9 + 6 15, 3 से कैंसिल कर देंगे, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 3 × 2 = 6। सो ये हो गया RAB = 18/5 ओम। एक आंसर हमारे पास आ गया ये। ठीक है, तो यहां पे मेरा पर्पज ये नहीं था कि आपको कैसे कैलकुलेशन बतानी है क्या चीज है। मेन पर्पज था कि इस टाइप का अगर सर्किट आता है जो मैंने बताया कि रिसेंट
जो हमारा जेई का एग्जाम है उसमें आया हुआ है एक शिफ्ट में, मुझे एग्जैक्टली शिफ्ट का याद नहीं है, डेटा अलग था सिर्फ। तो ये भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। इसको रीड्रॉ कैसे करना है ये मेन चीज है, ये आपने सीखना है, क्योंकि इसके बाद वाली चीजें मैंने थोड़ी देर पहले आपको सिखाई है। चलो तो आप पॉज करके, मैं थोड़ी देर साइड हो जाता हूँ, पॉज करके कॉपी कर लो इसको। ठीक है, तो कॉपी कर लिया सभी ने, मिटा देते हैं इसको। मिटा देते हैं फटाफट। एक लास्ट पार्ट बचा है बस इसका। लास्ट पार्ट बताने से पहले अब मुझे एक सवाल पूछना है आप लोगों से, ठीक है भाई? इतना अधिकार तो मास्टर को भी है कि कुछ क्वेश्चन मैं भी पूछ लूं आपसे। मान लो हमारे पास सर्किट ऐसे आ गया, टेन ओम, 5 ओम, 5 ओम, 10 ओम, यहां पे कुछ भी ले लो, फॉर एग्जांपल 3 ओम। ठीक है, इसमें इक्विवेलेंट निकालना है। ये ए पॉइंट हुआ, ये बी पॉइंट हुआ। थोड़ा राइटिंग पे ना जाए, तेजी से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आर ए बी निकालना है। अब यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे हैं अरे सर ये तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है, सॉरी दाएं बोल के बाएं बता रहा हूं मैं, तो ये तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है कि हम आसानी से कर देंगे इसको, बीच वाले को हटा दो और बस। नहीं भाई, मैंने बताया बच्चा पार्टी आपको कि पहले हम चेक करेंगे कंडीशन के बैलेंस है या नहीं है। तो पहले चेक करोगे तो तुम्हारे सामने धमाका होगा एक, पी क्यू आर एस। तो मैं लिखूंगा P बाई क्यू इक्वल टू R बाई S। सो P है 10, Q है 5, R है 5, S है 10। ठीक है जी, तो 5 टू 2 इक्वल टू 1/2, नॉट इक्वल टू 1/2, 2 इज नॉट इक्वल टू 1/2। ये तो बैलेंस नहीं है। मान लो ऐसा सवाल एग्जाम में आ गया, तब हम क्या करेंगे? तो जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता दूंगा कि आप लोगों के लिए ये चीज नहीं है, बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। कंपटीशन में भी वैसे तो स्पेशली मेंशन नहीं है कि है या नहीं है, अनबैलेंस को मेंशन नहीं किया, सिर्फ व्हीटस्टोन ब्रिज लिखा हुआ है। मैं आपको अनबैलेंस भी बताऊंगा। ये अनबैलेंस है तब कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है? तो चलो फटाफट से, ज्यादा टाइम ना लगाते हुए अगर मैं बात करूंगा अनबैलेंस ब्रिज की, तो पहले कंडीशन समझेंगे कि ब्रिज कब अनबैलेंस है। और वैसे भी आप लोग जानते हैं कि अगर नीट और जेई की बात करूं तो असर्शन रीजन का जमाना भी चला है। स्पेशली नीट में कभी कभी बहुत आसान से सवाल आ जाते हैं जिसका वो देख के हमें बिलीव भी नहीं होता कि इतना क्वेश्चन कैसे आ गया एक नेशनल लेवल के एग्जाम में, इतना आसान सवाल कैसे आ गया है। तो अनबैलेंस ब्रिज कैसे पहचानेंगे, क्या कंडीशन होती है? हो सकता है सिर्फ कंडीशन आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पे ब्रिज बनाऊं पहले के जैसे, ठीक है, मैंने ये ब्रिज बनाया, ये मेरे पास P Q R S, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, और ये हो गया हमारे पास डी पॉइंट। ये की लगाई और बीच में एक लगाया गैल्वेनोमीटर। तो यहां पे क्या होगा, अंडर अनबैलेंस कंडीशन, मैं आपको क्लियरली पहले समझाऊंगा बातें। अंडर अनबैलेंस कंडीशन, ऐसे नहीं कि बस बता देना धनाधन। अनबैलेंस में ये देखा जाता है पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी इज नॉट इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट डी। आ गई ना वही बात? अनबैलेंस में क्या होगा, बी पॉइंट और डी पॉइंट का पोटेंशियल बराबर नहीं होगा। वही बात कौन सी, कि अब करंट फ्लो करेगी सर्किट में। अब जो गैल्वेनोमीटर में करंट होती है IG इज नॉट इक्वल टू 0। सो इन केस ऑफ अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज P बाई क्यू, देयरफॉर P बाई क्यू इज नॉट इक्वल टू R बाई S। ये बराबर नहीं है, ठीक है? ये पॉइंट, ये क्या है, P बाई क्यू इज नॉट इक्वल टू R बाई S। ये कंडीशन आपने याद रखनी है। ये क्यों आई? क्योंकि मैंने बताया कि दो पॉइंट के बीच में करंट कब फ्लो करेगी, चार्ज कब फ्लो करेगा, जब दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। पोटेंशियल बराबर होंगे तो करंट का फ्लो रुक जाएगा। यहाँ पे पोटेंशियल बराबर नहीं है दोनों के, बीच में करंट फ्लो करेगी। बीच में करंट फ्लो करेगी तो IG को इग्नोर नहीं कर सकते। IG को इग्नोर नहीं करेंगे तो हम P बाई क्यू इक्वल टू R बाई S कंडीशन नहीं निकाल सकते। थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूं उसको, बताऊंगा इसका रीजन क्या है। अब बात आती है सर R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखो, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से फॉर्मूला बताऊंगा, आपने सीधे सीधा फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है? किस कंडीशन में यूज करना है वो थोड़ा यहाँ पे चेंज कर दूंगा मैं। बट अगर
एक जनरल फॉर्मूला आप चाहते हो कि सर हम जनरली लॉन्ग मेथड से कैसे कैलकुलेट करें, तो यहां पे क्या होता है, टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जैसे यहां पे हो जाएगा ना, ए और सी के बीच में होगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओम्स लॉ से हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे। किससे कैलकुलेट करेंगे बच्चा पार्टी, ओम्स लॉ से। जो कैसे आएगा हमारे पास, आप लोगों को पता है V इक्वल टू होता है आई आर, तो आर इक्वलेंट जब हम निकालेंगे, आर इक्वलेंट लिख रहा हूं सीधे सीधे, आर इक्वलेंट आएगा V अपॉन आई से। अब V पोटेंशियल तो हमारे पास है, करंट, करंट कैसे निकालेंगे, करंट निकालने के लिए यहां से टोटल आई करंट फ्लो करेगी, एक लूप यहां अप्लाई करोगे, लूप अप्लाई करोगे, या केसीएल से भी कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं इसके। पोटेंशियल को टोटल करंट से डिवाइड कर दो, तब सोल्व करके हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है ना। लेकिन मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं जिस पे ज्यादातर अनबैलेंस के सवाल आते हैं, वो क्या होगी, आप लोग पोस्ट करके कॉपी कर सकते हो उसको, ठीक है। तो वो शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, वो शॉर्ट ट्रिक ये होगी कि अगर मान लो हमारे पास कुछ रिवर्स जैसा केस है, रिवर्स मतलब ये P Q और यहाँ पे क्या है Q है और ये क्या है R है, सॉरी Q है और ये P है, रिवर्स हो गया, यहाँ पे P Q यहाँ पे Q P। तो इसके लिए शॉर्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक का जो फॉर्मूला होगा हमारे पास R इक्वलेंट, और R इक्वलेंट यहाँ पे R AC के इक्वल होगा, उसका फॉर्मूला होगा 2PQ प्लस G इंटू P प्लस Q अपॉन 2G प्लस P प्लस Q। इस फॉर्मूले को रट लेंगे, भगवान ने चाहा, अगर किस्मत अच्छी है, नीट के चांसेस तो बहुत कम है कि ये आए, इनकेस जेई में आता है तो आप डायरेक्टली इसको सोल्व कर सकते हैं, अगर ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री टाइप में है, उल्टा है PQ और ये भी QP। वैसे तो RS होना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या है, R की जगह Q आ गया और S की जगह फिर से P आ गया। ये शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे, ठीक है। अब इससे मैं क्वेश्चन सोल्व करके आपको बताता हूँ कैसे हम इसको सोल्व करेंगे। अब क्वेश्चन आ गया, मान लो हमारे पास, देखो यहाँ ये भी बात अच्छी है कि चलो मैं ये सवाल करा रहा हूँ, तो व्हीटस्टोन ब्रिज को एक दूसरा तरीका क्या है, थर्ड वे क्या है हमारे पास ड्रॉ करने का, वो ये है, ठीक है। मान लो 5 ओम 10 ओम 10 ओम 5 ओम, इसको मान लो 3 ओम, ये पॉइंट ए है, ये बी है, फाइंड करना है, सवाल है हमारे पास ये, हमने फाइंड करना है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो आर ए बी बोल दिया मैंने, आर ए बी फाइंड करना है। तो यहां पे तुम देखोगे हियर P बाई क्यू इज नॉट इक्वल टू R बाई S, आप चेक कर सकते हैं भाई, मान लो इसको P लोगे सो क्यू लोगे, 5 बाई 10 1 बाई 2 हो गया, 10 बाई 5 2 हो गया, तो दोनों बराबर नहीं है। दोनों बराबर नहीं होने की वजह से क्या होगा यहाँ पे भाई, ये हमारे पास P है, ये हमारे पास Q है, R S अनबैलेंस है ब्रिज, ब्रिज कैसा आ गया हमारे पास, अनबैलेंस्ड। तो हम शॉर्ट ट्रिक वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, शॉर्ट ट्रिक वाला फॉर्मूला अप्लाई क्या करेंगे हम, आर ए बी आ जाएगा हमारे पास 2PQ प्लस G इंटू P प्लस Q, जो थोड़ी देर पहले लिखा था, अपॉन 2G प्लस P प्लस Q। तो हो जाएगा 2 इंटू P हो गया 5, Q हो गया 10 प्लस G हमारे पास कितना है, सॉरी ये हो गया हमारे पास G हो गया 3 इंटू P प्लस Q, P है 5 प्लस 10 अपॉन, कैलकुलेशन है सिर्फ 2G 2 इंटू 3 प्लस P कितना है 5 प्लस Q कितना है 10, तो ये आ जाएगा 100 प्लस 45 अपॉन 3 टू 6, 6 और 5 11 और 10 21, 145 बाई 21। सो देयरफॉर आर इक्वलेंट हमारे पास आ गया है, ठीक है ना, 145 बाई 21 ओम। आंसर हम चेक कर सकते हैं भाई फिर से, 20 50 100 ये हो गया, 15 3 45, 145 तो ये हो गया, ठीक है, अपॉन 6 5 11 और 10 21 ये आ गया, ठीक है। आप कॉपी कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब बात आती है, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये आपने इस टाइप का तो बता दिया कि P Q Q P ऐसे उल्टा रिवर्स में कर दिया है, तो आपने शॉर्ट ट्रिक बता दी। मान लो ऐसा नहीं है, कुछ और आ गया, फॉर एग्जांपल ये आ गया 2 ओम, ये आ गया 7 ओम, तो यहाँ पे P Q और ये R होगा, ये S होगा, अब तो नहीं मैच हो रहा है, तो क्या अब हमारा आर ए बी इक्वल टू 2PQ प्लस G इंटू P प्लस Q वाला जो फॉर्मूला बताया वो वैलिड है, वो वैलिड नहीं है,
ठीक है, तो मैंने बोला है कि ज्यादातर चांसेस है वैसे क्वेश्चन आने के जो मैंने अभी कराया। इनकेस इस टाइप का सवाल फंसता है तो इसको मैं आपको बता सकता हूँ कि ये हम फिर उसी मेथड से सोल्व करेंगे जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया। हम एक पोटेंशियल यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे, लूप अप्लाई करेंगे करंट लगा के, और फाइनली आर इक्वलेंट जो मेरे पास आएगा आर ए बी वो आ जाएगा मेरे पास V बाई आई से। यहां से मेरे पास आंसर आएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं सर इसकी भी शॉर्ट ट्रिक दे दो। भाई इतना बड़ा फॉर्मूला कभी शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। शॉर्ट ट्रिक का मतलब शॉर्ट ही होना चाहिए। वैसे तो मैं फॉर्मूला इसके बता सकता हूँ, लेकिन फॉर्मूला बहुत बड़ा होगा, बहुत लेंथी फॉर्मूला होगा। इतने सारे शॉर्ट ट्रिक हर एक चैप्टर में मिलेगी आप लोगों को, बड़े बड़े फॉर्मूले, तो कैसे पॉसिबल है। बहुत सारे टीचर्स बताते हैं बट मैं इसके अगेंस्ट में हूँ। शॉर्ट का मतलब चीजें शॉर्ट ही होनी चाहिए। और अगर हम हर एक चैप्टर में हर सवाल में शॉर्ट फॉर्मूले बताएंगे बच्चों को, तो फिजिक्स इतनी बड़ी है, कितना याद करना, ठीक है ना। कुछ सिलेक्टेड पार्ट हम याद कर सकते हैं। तो इन केस अगर ये फंसता है तो बड़े एग्जाम में ही फंसेगा, नीट में तो आएगा नहीं, ठीक है। जेई मेन या जेई एडवांस में फॉर एग्जाम्पल आता है, तो वहां पे बस लूप अप्लाई करके आप इस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। और इन केस अगर फॉर्मूला याद रख सकते हैं इसकी तो अच्छी बात है, ठीक है बच्चा पार्टी। तो आज का हमारा लेक्चर खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कुछ और नया लेके आएंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि कुछ लोगों की मेरे पास रिक्वेस्ट भी आई है। मैंने शायद बताया भी होगा आप लोगों को, जो हिमाचल के दूर दराज के एरिया हैं, क्योंकि मेरा पर्पस मेनली अभी स्पेशली जो हिमाचल के दूर के बच्चे हैं, जिनके पास बेचारे पास फैसिलिटीज नहीं है उस टाइप में, जैसा हमीरपुर शहर में मिल जाती है बाकी जगह, तो उनके लिए है कि वो घर पे बैठ के आराम से क्वेश्चन सोल्व कर पाएं, डेरिवेशन वगैरह कर पाएं। इसीलिए मैं उसी लेवल से स्टार्टिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, जो क्योंकि हिमाचल में मुझे इतना टाइम हो गया पढ़ाते हुए, जिस टाइप का यहाँ पे लेवल है बच्चों का दूर दराज के, मुझे पता है कि भाई HP बोर्ड के हैं, स्कूल में किस तरीके से कराया जाता है, बोर्ड का पैटर्न क्या है, कितने न्यूमेरिकल कराए जाते हैं स्कूल में, मुझे नस नस पता है, ठीक है ना। क्या किस तरीके से कितने न्यूमेरिकल कराएंगे, क्या ज्यादातर डेरिवेशन और थ्योरी वाला पार्ट रहता है। तो मेरा पर्पज मेनली यहाँ पे यह है कि HP बोर्ड के जो बच्चे हैं उनको अच्छे से कराना, पहले बोर्ड वाला पार्ट, प्लस कंपटीशन में तो फिर कोई भी हो, यहाँ के बोर्ड के बच्चे हों या बाहर से हों, कोई दिक्कत नहीं है। तो और इसीलिए मैं पहले +2 के ही लेक्चर सारे के सारे रिकॉर्ड करने वाला हूँ, पहले +2 और बाद में +1, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच।